क्रम में व्यवस्था संबंध को पहचानने की आवश्यकता उत्पन्न होती है। जैसा परिवार में न्याय सुरक्षा एक का। बार फिर से शुरू करिए। जी। एक बार फिर से शुरू करिए। व्यवहारवादी समाजशास्त्र, पेज नंबर व्यवहारवादी। 233। जी जी। व्यवस्था पढ़िए। संबंध, बिंदु क्रमांक 6। व्यवस्था में जीने का प्रमाण परिवार में होता है। समग्र व्यवस्था में भागीदारी सहज क्रम में व्यवस्था संबंध को पहचानने की आवश्यकता उत्पन्न होती है। जैसा परिवार में न्याय सुरक्षा का प्रमाण संबंध मूल्य मूल्यांकन तन मन धन का सदुपयोग सुरक्षा विधि से प्रमाणित हो जाता है। यही परिवार मानव का मानवीयतापूर्ण परिवार का परिभाषा है। इसलिए परिवार में परस्पर हुई पिता पुत्र भाई बहन मित्र गुरु शिष्य पति पत्नी माता पिता, इन संबंधों में संबोधन सहज संबंध चिन्हित होता है और उत्पादन कार्य में भागीदारी प्रमाणित रहता ही है। हर परिवार में वस्तुओं का उपयोग सदुपयोग भी साक्षित रहता है। विनिमय कार्य के लिए और विशाल संबंध की आवश्यकता बनी रहती है एक परिवार की आवश्यकता जितने प्रकार की वस्तुओं की बना रहता है, उनमें से कुछ वस्तुओं को किसी भी परिवार में उत्पादित होना स्वाभाविक है। विनिमय पूर्वक एक परिवार में उत्पन्न वस्तु को दूसरे परिवार प्राप्त कर लेना ही वस्तुओं का आदान प्रदान का तात्पर्य है। इस विधि से विनिमय एक आवश्यकीय क्रियाकलाप है, वह यह स्पष्ट हो जाता है। व्यवस्था के आयामों में विनिमय एक आयाम है। व्यवस्था रूप में ही संपूर्ण आयाम सहित परंपरा स्पष्ट होती है, यथा मानवीयतापूर्ण शिक्षा संस्कार परंपरा अन्य सभी 4 आयामों के लिए स्रोत और संतुलन सूत्र होना पाया जाता है। प्रत्येक आयाम में मानव अपने संतुलन पूर्वक कार्य व्यवहार करने के क्रम में हर सूत्र व्याख्यायित हो जाता है। यथा मानवीय शिक्षा संस्कार में ये देखने को मिलता है कि यथार्थता वास्तविकता सत्यता रूप में समझा हुआ को संस्कार के रूप में, किया हुआ को प्रमाणों के रूप में, दूसरी भाषा में जिया हुआ को अथवा जीने की विधि को प्रमाण के रूप में देखा जाता है। समझने का जो कार्यक्रम है, जिसमें समझाने वाले की क्रिया समाहित रहती है, यही संस्कार का कारण है। यह अध्ययन पूर्वक संपन्न होना पाया जाता है। शिक्षा संस्कार ही परस्परता में संतुलन विधि से प्रमाणों का सूत्र और जीने की विधि में उसका व्याख्या स्वाभाविक रूप में संपन्न होता है। यही शिक्षण और संस्कार में संतुलन का तात्पर्य है, अर्थात हर व्यक्ति में समझा हुआ सभी समझदारी जीने की कला में प्रमाणित होता है। समझदारी का संपूर्ण स्वरूप जीवन ज्ञान, अस्तित्व दर्शन ज्ञान, मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान, व्यवस्था और व्यवस्था में भागीदारी का होना पाया जाता है। व्यवस्था क्रम में ही न्याय सुरक्षा अपने में संतुलन को प्रमाणित होना एक अनिवार्यता है। न्याय का स्वरूप संबंध मूल्य मूल्यांकन उभय तृप्ति के रूप में देखने को मिलता है। सुरक्षा का स्वरूप जिसके साथ वस्तुओं का सदुपयोग हुआ रहता है, उसका सुरक्षा को प्रमाणित किया रहता है। इस क्रिया का मूल स्रोत संबंधों में विश्वास ही है। यह अस्तित्व सह अस्तित्व का वैभव है। इससे स्पष्ट है कि जागृत मानव तन मन धन सहित ही संपूर्ण संबंधों के साथ प्रमाणित होना पाया जाता है। जागृत मानसिकता का तात्पर्य अनुभव मूलक विधि से कार्य करने, अनुभवगामी विधि से फलित होने का क्रियाकलाप, क्योंकि संपूर्ण अनुभव मूलक क्रियाकलाप
स्वाभाविक रूप में अनुभवगामी विधि से आवर्तित होना देखा गया है। अनुभव जीवन सहज परम जागृति का नाम है। इसका संपूर्ण स्वरूप जीवन ज्ञान में परिपूर्णता, अस्तित्व दर्शन ज्ञान में पूर्णता और मानवीयता पूर्ण आचरण ज्ञान में परिपूर्णता के रूप में देखने को मिलता है और भले प्रकार से यह जी कर देखा गया है। अस्तु मानव परंपरा में अनुभव मूलक प्रणाली से अनुभवगामी प्रणाली सहज आवर्तनशीलता वश ही न्याय सुलभता व तन मन धन का सुरक्षा अपने आप में सदुपयोग सहित प्रमाणित हो जाता है। तन मन धन का सदुपयोग का तात्पर्य ही है संबंधों का निर्वाह। रुकना है भैया या आगे पढ़ो? आगे पढ़ता हूं। तन मन धन हर मानव में प्रमाणित वैभव सहज तथ्य है। हर जागृत परिवार मानव सहज रूप में अर्थ का सदुपयोग और सुरक्षा करने में समर्थ रहता ही है। यह समर्थता ही मौलिक अधिकार के रूप में ज्ञात होता है। संपूर्ण मौलिक अधिकार जागृति के सहित प्रमाण के रूप में देखने को मिलता है। ऐसी जागृति शिक्षा संस्कार विधि से ही संपन्न होना स्पष्ट है। संपूर्ण प्रकार के अभ्यास भी प्रकारांतर से समझने का अथवा समझदारी में परिपूर्णता संपन्न होने का क्रियाकलाप है। परिपूर्णता का परीक्षण मानव के हर कार्य व्यवहार विचारों में स्पष्टतया मूल्यांकित होता है। इसे प्रत्येक मानव अपने ही क्रियाकलापों विचारों के निरीक्षण विधि से स्पष्ट करता है। यथा किया गया परिणाम सोचा गया कि दिशा स्वयं में ही स्पष्ट होना देखा गया है। यही विश्लेषण का तात्पर्य है। यह वैभव अथवा महिमा हर मानव में प्रचलित रूप में संपन्न होता हुआ प्रमाणित होता है। इसका मूल कारण जीवन ही दृष्टा पद में प्रतिष्ठा संपन्न रहता है। प्रत्येक मानव जीवन सहित ही मानव संज्ञा में से संबोधित है। दृष्टा पद का प्रमाण ही है जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना। यह हर मानव में स्वीकृत है, अपेक्षित है। यह जागृति पूर्वक सफल होता है। अतएव मानव दृष्टापद जागृति प्रतिष्ठावश ही निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण कार्य संपन्न करता है। फलस्वरूप मानवत्व सहित जीने का प्रमाण वर्तमानित होता है। इसी क्रम में तन मन धन का सदुपयोग सुरक्षा स्वाभाविक कार्य होने के कारण सदुपयोग विधि से सुरक्षा प्रमाणित होता है और सुरक्षा विधि से सदुपयोग प्रमाणित होता है। यही न्याय सुरक्षा का संतुलन का तात्पर्य है। सदुपयोग और सुरक्षा करने की संपूर्ण संभावना मानव परंपरा में प्राकृतिक ऐश्वर्य के रूप में देखने को मिलता है। प्राकृतिक ऐश्वर्य नैसर्गिकता के रूप में समीचीन है। मानव परंपरा संस्कृति, सभ्यता, विधि, व्यवस्था के रूप में समीचीन है। संस्कृति क्रम में शिक्षा संस्कार ही प्रधान मुद्दा है और सभ्यता में इसी शिक्षा संस्कार का प्रमाण पूर्वक पोषण विधि प्रमाणित होता है। यह आचरण का ही स्वरूप है। इसी के साथ नैसर्गिकता, समीचीनता अपने आप में ऋतु संतुलन के रूप में वर्तमानित रहना ही उसकी सार्थकता है और मानव के लिए अपरिहार्यता है। इसे सुरक्षित रखना मानव का मौलिक अधिकार है। इस प्रकार मानवीयता पूर्ण पद्धति, सभ्यता रूपी मानवीय आचरण ही मौलिक अधिकारों के रूप में विभिन्न आयामों में
विभिन्न सार्थक अर्थों में प्रायोजित होना पाया जाता है। इस प्रकार अर्थ का सदुपयोग ही सुरक्षा को प्रमाणित करता है। यही संतुलन का तात्पर्य है। ऐसी न्याय सुरक्षा क्रम में उत्पादन कार्य एक आयाम है। उत्पादन कार्य प्रणाली, पद्धति, नीति सहज विधि से व्यवस्था का अंगभूत होना पाया जाता है। उत्पादन कार्य के मूल में पाई जाने वाली समझदारी, उसमें नियोजित होने वाली संपूर्ण प्रकार की तकनीकी विधि कार्य अर्थात क्रियान्वयन के फलन में हर प्रकार के उत्पादनों को सफल बनाना मानव सहज कार्यों में से एक कार्य है। उत्पादन कार्य विधि से ही सामान्य आकांक्षा और महत्व आकांक्षा संबंधी संपूर्ण वस्तु या उपकरणों को मानव अपने स्वयं प्रेरित विधि से पा लेना ही उत्पादन कार्य का लक्ष्य है। यही समृद्धि का आधार होना पाया जाता है और स्रोत होना भी पाया जाता है। इसमें कार्य और मानसिकता का संतुलन ही सफलता का स्रोत है। हर विधा में संतुलन अपने आप में समाधान रूप में गण्य होता है। व्यवस्था का तात्पर्य ही बहुआयामी समाधान, लोकव्यापीकरण, उसकी निरंतरता है, क्योंकि जागृति परंपरा पीढ़ी से पीढ़ी के लिए ही स्थापित और कार्यरत होना स्वाभाविक है और पीढ़ी के बाद पीढ़ी में भागीदारी के लिए अर्पित हर मानव संतान जागृति सहज अपेक्षा संपन्न रहता है। अर्थात जीवन जागृति के लिए ही मानव संतान मानव परंपरा में अर्पित होता है। इसे सफल बनाना ही मानव परंपरा का परम उद्देश्य है। फलतः संपूर्ण आयाम, कोण, दिशा, परिप्रेक्ष्य और देश कालों में मौलिक अधिकार संपन्न होना सहज हो जाता है। फलस्वरूप मौलिक अधिकार का प्रयोग व्यवस्था के रूप में प्रमाणित हो जाता है अथवा व्यवस्था के अंगभूत रूप में प्रमाणित होना पाया जाता है। अस्तित्व में ही शरीर रचना विरचना क्रम और परमाणु में विकास पूर्वक गठन पूर्णता, सहज जीवन प्रतिष्ठा, जागृति क्रम और जागृति विधिवत होना देखने को मिलता है। फलस्वरूप जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में मानव का वर्तमान पहचानने को मिलता है। मानव परंपरा में जागृति प्रमाणित होना मौलिक अधिकार का मूल सूत्र है। जागृति का प्रमाण हर आयामों में मानव स्वयं स्फूर्त विधि से व्यवस्था और व्यवस्था में भागीदारी के रूप में प्रमाणित होना ही है। यही अस्तित्व सहज विधि मानव सहज अपेक्षा का संतुलन है। हर संतुलन आवर्तनशीलता के रूप में प्रमाणित होना पाया जाता है। अतएव उत्पादन के लिए मानसिकता और कार्य का संतुलन आवश्यक है। इसकी आवर्तनशीलता में ही उत्पादन कार्य में सफलता, गुणवत्ता और शीघ्रता का संयोग होना पाया जाता है। यही सफलता के अनंतर पुनः सफलता की ओर गति है। हर परिवार में संपादित किया गया उत्पादित वस्तुओं को विनिमय कोष विधि से गतित होना एक अनिवार्य स्थिति है। संपादन का तात्पर्य पूर्णता और उसकी निरंतरता के अर्थ में अर्पण, समर्पण, सहज उपयोगी वस्तुओं से है। विनिमय का कार्य रूप और गति रूप किसी एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु को प्राप्त कर लेने का क्रियाकलाप है। ऐसे क्रियाकलाप के लिए भंडारण एक आवश्यकीय प्रक्रिया है। हर ग्राम में उसकी आवश्यकता के अनुरूप भंडारण विधि को, प्रक्रिया को और तादाद को पहचानते हुए विनिमय कार्य को गति प्रदान करना भी व्यवस्था और व्यवस्था गति का एक आयाम होना पाया जाता है। ऐसे विनिमय कार्य में स्वाभाविक रूप में आधार सूत्र श्रम नियोजन के आधार पर वस्तु मूल्य को पहचानने की विधि से श्रम मूल्य का ही विनिमय करना मानव सहज होना देखा गया है। इसी क्रम में संपूर्ण मानव परिवार विनिमय कार्य को निर्वाह करने का अवसर, आवश्यकता और उसका प्रयोजन सार्थक होता है। विनिमय कार्य सार्थक होने का तात्पर्य लाभ हानि मुक्त
विधि से प्रत्येक वस्तु श्रम मूल्य सहज विधि से मूल्यांकन सहित आदान प्रदान होने से है। इसे फिर से पढ़ता हूं। विनिमय कार्य सार्थक होने का तात्पर्य लाभ हानि मुक्त विधि से प्रत्येक वस्तु श्रम मूल्य सहज विधि से मूल्यांकन सहित आदान प्रदान होने से है। प्रत्येक मानव अपना शोषण नहीं चाहता है, इस प्रकार सर्व मानव शोषण नहीं चाहता है। जागृति पूर्वक लाभ हानि मुक्त विनिमय व्यवस्था सार्थक होता है। यह मानव परंपरा में मौलिक अधिकार है। हर परिवार को आवश्यकता से अधिक उत्पादन, श्रम मूल्य, मूल्यांकन और उभय तृप्ति विधि से विनिमय कार्य को संपन्न करना अर्थात वस्तु का आदान प्रदान करना मौलिक अधिकार पाया जाता है। विनिमय कार्य में प्रधान सूत्र श्रम मूल्य का मूल्यांकन करना ही है। विनिमय सुलभता का अर्थ में सभी प्रकार के सार्थक आवश्यकीय वस्तुएं कोष के रूप में सतत बनाए रखना कोष कार्य का गति है। कोष विनिमय को संतुलित बनाए रखता है। कोष विनिमय को संतुलित बनाए रखता है। फलस्वरूप श्रम मूल्य का मूल्यांकन कला मूल्य और उपयोगिता मूल्य के आधार पर संपन्न होना पाया जाता है, जिसके आधार पर हर परिवार अपने समृद्धि को व्यक्त करने में समर्थ हो पाता है। परिवार में स्वायत्त मानव का भागीदारी होना जागृत परंपरा सहज गतिविधि है। इसका संपूर्ण गति व्यवस्था सहज पांचों आयामों में होना पाया जाता है। परिवार मानव ही व्यवस्था और समाज का बीज रूप होना देखा गया। स्वायत्त मानव जागृति पूर्ण परंपरा सहज शिक्षा संस्कार का फलन के रूप में होना देखा गया। स्वायत्त मानव परिवार मानव के रूप में प्रमाण है। परिवार मानव ही अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था का बीज रूप है। यही मुख्य बिंदु है। इसी आधार पर मौलिक अधिकारों का प्रयोग सर्वसहज अभिव्यक्ति, संप्रेषणा, प्रकाशन, अनुभव, बोध, व्यवहार और व्यवस्था के रूप में स्पष्ट हो जाता है। इसी के साथ यह भी स्पष्ट हो जाता है कि राज्य और धर्म एक दूसरे के पूरक होते हैं। समाज ही धर्म का स्वरूप है, व्यवस्था ही राज्य है। धर्म का संतुलन राज्य से, राज्य का संतुलन धर्म से होना स्पष्ट किया जा चुका है। धर्म का स्वरूप ही अखंड समाज है। अखंड समाज सूत्र से सूत्रित परिवार है। इस विधि से जागृत परिवार सूत्र से सूत्रित अखंड समाज है। इसी प्रकार परिवार अपने में एक व्यवस्था, प्रसन्नता और उत्साह का मुखरण है। ऐसी मुखरण समाधान समृद्धि का फलन होना देखा गया है। निरंतर उत्साह समाधान और उसकी निरंतरता के आधार पर बहता रहता है। इसलिए जागृत मानव इसे व्यक्त करने के योग्य होता है। यह मौलिक अधिकार का ही मूल रूप है। पांच बिंदुओं में कुछ बात रखी गई है। श्रम मूल्य के आधार पर विनिमय कोष कार्यक्रम परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था का अंगभूत होना जीवन जागृति पूर्ण विधि का ही अभिव्यक्ति है। बिंदु 2, जीवन जागृति पूर्वक ही श्रम मूल्य का मूल्यांकन हर उत्पादित वस्तुओं का उपयोगिता कला मूल्य के आधार पर निर्धारित होता है। तीसरा बिंदु, श्रम नियोजन श्रम विनिमय प्रणाली में प्रतीक वस्तुओं या मूल्यों का दखलंदाजी बनाम हस्तक्षेप नहीं होती। दूसरे विधि से इसकी आवश्यकता ही शून्य हो जाती है। बिंदु क्रमांक 4, प्रतीक मुद्रा में भ्रमित मानव का कल्पना भ्रम पूर्वक किया गया सभी निर्णय स्थिर नहीं हो पाते, इसलिए प्रतीक मुद्रा और वस्तु का मूल्य ही अस्थिर हो जाता है। पांचवा बिंदु, प्रतीक मुद्रा के साथ ही अमानवीयतावश द्रोह, विद्रोह, शोषण, तस्करी की घटनाएं हो पाती हैं। प्रतीक वस्तु कोई धातु होना देखा गया,
प्रतीक मुद्रा, धातु मुद्रा और पत्र मुद्रा के रूप में देखा गया। यह दोनों प्रकार की मुद्रा प्रणाली में स्थिरता निश्चयता सिद्ध नहीं हो पाती। इन सब कारणों से मानव कल्पित होना स्पष्ट हो जाता है। इसलिए जागृति पूर्वक ही मानव अस्तित्व सहज सहअस्तित्वपूर्ण पद्धति प्रणाली नीति पूर्वक नियति सहज प्रमाण होना देखा जाता है। हर मानव में श्रम शक्तियां जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में नियोजित होना देखा जाता है। संपूर्ण उत्पादन का उद्देश्य महत्व आकांक्षा सामान्य आकांक्षा की वस्तुओं के स्वरूप में देखा जाता है। उत्पादित हर वस्तु आदिकाल से अभी तक समान रूप में उपयोगी होना पाया जाता है। जैसा आहार वस्तुएं आदिकाल से अभी तक क्षुधा निवृत्ति के उपयोग में प्रयोजित होना प्रमाणित है, आवासीय वस्तुएं आदिकाल से शरीर संरक्षण के अर्थ में उपयोगी रहा है, अभी भी उतना वैसा ही उपयोगी होना देखने को मिलता है। अलंकार वस्तुएं आदिकाल से जैसा शरीर संरक्षण और प्रसाधनों के प्रयोजन में प्रायोजित होता रहा है, वैसे आज भी उपयोगी होना देखा जाता है। और आगे जब से दूर श्रवण, दूरगमन, दूरदर्शन संबंधी वस्तुएं और उपकरणों को उत्पादन कर पाया है, इसका उपयोग कान, आंख, पैर के गतियों को सर्वाधिक बढ़ाया हुआ दिखाई पड़ता है। दूरगमन के लिए सर्वप्रथम पैर को उपयोग किया। 2 पैर वाला आदमी जितना जल्दी चल सकता है, जितना धीरे चल सकता है, आकलन किया। इसी प्रकार कान से दूर दूर तक सुनने और आंख से देखने की इच्छा रहा। इन्हीं कारणों से मानव का सतत प्रयास, सह अस्तित्व, सहज संयोजन, कुशलता, निपुणता, वश, इन तीनों विधा में गति, आवश्यकीय गति अथवा सर्वाधिक गति संपन्न यंत्र प्रणालियों को मानव ने प्राप्त कर लिया है। इस प्रकार महत्वाकांक्षा संबंधी वस्तुओं का उपयोग स्पष्ट हुआ। जिस प्रणाली से जिसका जितना गति होना है, पृष्ठ संख्या 244, पहली लाइन। जिस प्रणाली से जिसका जितना गति होना है वह निश्चित रहता ही है, इसी निश्चयतावश मानव उपयोग करने में उत्सुक है। सामान्य आकांक्षा सहज वस्तुओं में पहले से ही निश्चयी रहा है। इस प्रकार उत्पादित वस्तुओं में उपयोगिता मूल्य सर्वथा निश्चित रहने के कारण इसकी ध्रुवतावश मूल्यांकन में निश्चयता स्वाभाविक रूप में संपन्न होना पाया जाता है। उक्त विश्लेषण में श्रम नियोजन पूर्वक स्थापित उपयोगिता मूल्य, कला मूल्य को पहचानना और मूल्यांकित करना जागृत मानव से जागृत मानव के लिए आवश्यकता, अपेक्षा और उपलब्धि है। आगे 3 बिंदुओं में कुछ बात रखी गई है। पहला बिंदु है, यह सर्वमानव अपेक्षा होने के तथ्य को इस प्रकार सर्वेक्षण कर सकते हैं कि किसी भी वस्तु को उसके उपयोगिता के आधार पर श्रम मूल्य का मूल्यांकन करना चाहिए या पत्र मुद्रा के आधार पर करना चाहिए, प्रश्नवाचक चिन्ह। उपयोगिता को अर्थात सामान्य आकांक्षा, महत्वाकांक्षा संबंधी उपयोगिता को वस्तुओं में पहचाना जा सकता है। कागज को छापकर ढेर करने से क्या पहचाना जा सकता है? तीसरा प्रश्न, संपूर्ण आवश्यकताएं वस्तु व उसकी उपयोगिता के आधार पर होता है या ढेर सारे प्रतीक मुद्रा या पत्र मुद्रा से? इसका उत्तर क्या होगा? अपने में से हर व्यक्ति उत्तर देकर देखे, वही सबका उत्तर है। इसलिए मानव उपयोगिता और सुंदरता को स्थापित करने में से के लिए हर व्यक्ति स्वतंत्र होना मौलिक अधिकार है। इसी आधार पर हर परिवार में समृद्धि की संभावना समीचीन रहता ही है। हर स्वायत्त मानव व्यवसाय में स्वावलंबी, व्यवहार में सामाजिक होने के में पारंगत, कुशल और निपुण रहना पाया जाता है। पारंगत का तात्पर्य परस्पर मानव प्रकृति में जागृति, सहज स्वभावों, गुणों, कार्य गति और व्यवहार गति और उसके परिणामों का आकलन करने और उसका मूल्यांकन करने के अधिकार से इसके प्रयोग विधि से स्वयं प्रतिष्ठित होना पाया जाता है।
पृष्ठ संख्या है 245, तीसरा पैराग्राफ। ऐसी प्रतिष्ठा सर्वमानव की अपेक्षा है, इसका भी सर्वेक्षण होना सहज है। निपुणता का तात्पर्य प्राकृतिक ऐश्वर्य पर उपयोगिता मूल्य को स्थापित करने का सामर्थ्य और उसका क्रियान्वयन और मूल्यांकन से है। कुशलता का तात्पर्य प्राकृतिक ऐश्वर्य पर उपयोगिता मूल्य और कला मूल्य को स्थापित करने और उसका मूल्यांकन करने के प्रमाणों से है। इस विधि से सर्वाधिक सामान्य आकांक्षा संबंधी विशेषकर संपूर्ण उत्पादन का कार्य स्पष्ट हो जाता है। कार्य स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। मूल्यांकन कार्य में यह देखा गया है कि पहला बिंदु, स्वायत्त मानव बनाम निपुणता, कुशलता, पांडित्य संपन्न मानव प्लस प्राकृतिक ऐश्वर्य बनाम नैसर्गिकता प्लस हस्तलाघव प्लस मानसिकता का संयुक्त रूप में संपूर्ण उत्पादन मानव में से के लिए होना देखा गया है। हस्तलाघव का तात्पर्य सभी यानी पांचों ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय से निपुणता, कुशलता, पांडित्य रूपी कार्य करने से है। पृष्ठ संख्या 246 पढ़ रही है, चौथी लाइन। ज्ञानेंद्रिय का तात्पर्य शब्दों को सार्थक निरर्थक रूप में विभाजित करने की क्रिया, सुनने, स्पर्श से कठोरता और मृदुलता को स्वीकारने की क्रिया, घ्राणेन्द्रियों से सुगंध और दुर्गंध को विभाजित करने की क्रिया, रूपेंद्रियों से सुरूप कुरूप की विभाजन क्रिया, रसनेन्द्रियों से खट्टा, मीठा, चरपरा, खारा, कसैला और तीखा इन रुचियों को विभाजित करने की क्रिया। कर्मेंद्रियों का तात्पर्य हाथ, पैर, मलमूत्र द्वार और मुंह, ये सब कर्मेंद्रियों में गण्य होना पाया जाता है। हस्तलाघव क्रिया में निपुणता, कुशलता, पूर्ण पांडित्य से संचालित पूरे शरीर के संपूर्ण अंग अवयव सहित हाथ पैर सटीक काम करने से बाकी सभी ज्ञानेंद्रियों का संयोग कर्मेंद्रियों के साथ संयोजित रहता ही है। इस विधि से हर व्यक्ति से श्रम प्राकृतिक ऐश्वर्य पर स्थापित होना देखा जाता है। इसमें यह भी देखा गया है उत्पादन में भागीदारी व्यवहार में मूल्यों का निर्वाह पूर्वक सामाजिक होने के लिए उपयोगिता पूरकता प्रमाण है। दूसरी भाषा में उत्पादन में भागीदारी व्यवहार में सामाजिक होने का संतुलन तत्व और व्यवहार में सामाजिकता व्यवसाय में स्वावलंबी होने का संतुलन तत्व, इस प्रकार सामाजिकता स्वावलंबन पूरक होने का स्वरूप प्रमाणित होता है। ऐसे संतुलन कार्य में प्रवृत्त रत निष्ठान्वित रहना ही कायिक वाचिक मानसिक कृत कारित अनुमोदित जागृत स्वप्न सुषुप्ति में क्रियारत रहने का सार्थकता है। पृष्ठ संख्या 247, तीसरी लाइन। यही अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था का आधार सूत्र और बीज रूप है। एक सेकेंड। व्यवहार क्रम में उत्पादन का सार्थकता अर्थात प्रयोजन प्रमाणित होता है। इस विधि से व्यवहार में सामाजिक व्यवसाय में स्वावलंबन और इनमें परस्पर पूरकता अग्रिम उन्नति और विकास के लिए सीढ़ी दर सीढ़ी प्रमाणित होना मानव के लिए एक आवश्यकता समीचीनता और सहजता है। सूत्र का तात्पर्य जागृति सहज नियम नियंत्रण विधि से आधिकारिक रूप में दिखने वाला न्याय और नियम का संयोजन और उसकी निरंतरता से है। फिर से पढ़ता हूं। सूत्र का तात्पर्य जागृति सहज नियम नियंत्रण विधि से आधिकारिक रूप में दिखने वाला न्याय और नियम का संयोजन और उसकी निरंतरता से है। बीज रूप का तात्पर्य समाधानकारी सूत्र सम्मत कार्य प्रणाली और व्यवहार प्रणाली से है। यही सार्वभौम व्यवस्था और अखंड समाज को गति प्रदायी तत्व होना देखा गया है। इस प्रकार अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी हर मानव का मौलिक अधिकार होना पाया जाता है। मौलिक अधिकार का तात्पर्य जागृत मानव स्वयं स्फूर्त विधि से अपने कार्य व्यवहार प्रणालियों को व्यवस्था सम्मत समाधान सम्मत
और प्रामाणिकता पूर्ण पद्धति से प्रस्तुत होने से है। फिर से पढ़ता हूँ। मौलिक अधिकार का तात्पर्य जागृत मानव स्वयं स्फूर्त विधि से अपने कार्य व्यवहार प्रणालियों को व्यवस्था सम्मत, समाधान सम्मत और प्रामाणिकता पूर्ण पद्धति से प्रस्तुत होने से है। व्यवस्था संबंध और संबोधन परस्पर अपेक्षा कार्य और मूल्यांकन के क्रम में सभा में निर्वाचित सदस्यों के परस्परता में भाई बहन या मित्र संबोधन को अपनाना स्वाभाविक है। पृष्ठ संख्या 248। हर सभा भाई बहन या मित्र परिवार के रूप में ही प्रतिष्ठित होना भी एक आवश्यकता है। इसका मूल कारण भाई बहन व मित्र संबंध में ही संपूर्ण सार्वभौमता सहज परस्परता में प्रमाणित होते हैं। इसलिए सभा में निर्वाचित सदस्यों को संबोधन के रूप में भाई बहन या मित्र संबोधन करना आवश्यक है। सभा का परिपूर्ण रूप अर्थात व्यवस्था का परिपूर्ण रूप कम से कम 100 से 150 परिवार के बीच साकार होना समीचीन है। निर्वाचन क्रियाकलाप हर 10 व्यक्ति के बीच में होना सहज है। एक परिवार छोटे से छोटा 10 व्यक्ति का होना भी आवश्यक है, संभव है और उचित है। ऐसे 10 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को सभा प्रधान के रूप में स्वीकारा जाता है, पहचाना जाता है। यही परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था का तात्पर्य है। पुनश्च 10 परिवार में से निर्वाचित एक एक व्यक्ति 10 व्यक्ति के रूप में होते हैं। ये एक परिवार समूह सभा को गठित करते हैं। ऐसे 10 परिवार समूह सभा एक व्यक्ति को सभा प्रधान के रूप में निर्वाचित कर ग्राम अथवा मोहल्ला परिवार सभा के लिए निर्वाचित किया जाता है। इस क्रम में निर्वाचित 10 सदस्य एक ग्राम सभा अथवा मोहल्ला सभा के रूप में कार्य करना सहज है। ऐसे निर्वाचन पूर्वक से प्राप्त 10 सदस्यीय सभा में से एक व्यक्ति को प्रधान के रूप में पहचाना जाता है और संबोधन के लिए परस्परता में सभी मित्र अथवा भाई बहन संबोधन से आप्लावित रहने का कार्यक्रम बनाया जाता है। यही ग्राम स्वायत्त अथवा मोहल्ला सभा का तात्पर्य है। पृष्ठ संख्या 249 ये पांचों आयामों के प्रति जागृत रहते हैं। सभी आयामों में अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में सूत्रित रहते हैं। इसमें हर परिवार मानव भागीदारी निर्वाह करने के लिए स्वतंत्र है। यही कर्म स्वतंत्रता का तत्व बिंदु भी है। कर्म स्वतंत्रता का परिभाषा भी इसी अर्थ को प्रतिपादित करता है। स्वयं स्फूर्त विधि से सूत्रित होकर संपूर्ण आयाम कोणों में प्रमाणों को दिशा परिप्रेक्ष्यों में हर देश काल में प्रमाणित होना करने के लिए सहमति देना स्वतंत्रता की संपूर्णता है। यही जागृति पूर्णता भी है। अगला पैराग्राफ। संपूर्ण बंधन भ्रमवश आशा विचार इच्छा के रूप में गण्य होते हैं। संपूर्ण बंधन भ्रमवश आशा विचार इच्छा के रूप में गण्य होते हैं। ये आशा विचार इच्छा रूपी बंधन मुक्ति क्रिया पूर्णता स्थिति में होती है। फिर से, ये आशा विचार इच्छा रूपी बंधन मुक्ति क्रिया पूर्णता स्थिति में होती है। जागृति ही इसका सूत्र है। नियम और न्याय समाधान सत्य में जागृत होना ही व्यवस्था में जीने का सूत्र है। बंधन मुक्ति व्यवस्था में जीना ही है। व्यवस्था स्वयं समाधान और उसकी निरंतरता है। यही मानव धर्म है। मानव धर्म ही मानव का त्व सहित व्यवस्था अथवा मानवत्व सहित व्यवस्था होना देखा गया है। जीवन सहज रूप में सर्व मानव में सहज रूप में इसकी अपेक्षा बनी हुई है। जागृति मानव का वर है। मानव सहज कर्म स्वतंत्रता का तृप्ति बिंदु स्वानुशासन है। यह परम जागृति के रूप में प्रमाणित होता है। यह मानव परंपरा में मौलिक विधान है। पृष्ठ संख्या 250। बिंदु क्रमांक 2।
सार्वभौम व्यवस्था व अखंड समाज मानव सहज वैभव है। मानव सहज कल्पनाशीलता का तृप्ति बिंदु परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था में भागीदारी के रूप में प्रमाणित होता है। यह मौलिक विधान है। 3 मानवीय लक्ष्य परम जागृति के रूप में सार्वभौमिक है। मानवीयतापूर्ण अभिव्यक्ति, प्रकाशन, सहज संप्रेषणाएं संपूर्ण आयाम, कोण, दिशा, परिप्रेक्ष्यों में समाधान, समृद्धि, अभय व सह अस्तित्व रूपी वैभव को प्रमाणित करता है। यही मौलिक विधान है। 4 मानव बहुआयामी अभिव्यक्ति है। मानव सहज परंपरा में अनुसंधान, अस्तित्व मूलक मानवीयतापूर्ण अध्ययन, शिक्षा, संस्कार, आचरण व व्यवहार, व्यवस्था, संस्कृति, सभ्यता और संविधान ही सहज प्रमाण है। यही मौलिक विधान है। उक्त चारों मौलिक अधिकार सूत्र में इंगित किया गया आशय, तथ्य और प्रयोजन एक 5वें सूत्र के व्याप्ति में ही स्पष्ट हो चुका है। मौलिक अधिकार का प्रयोग जागृत मानव ही उपयोग, सदुपयोग, प्रयोजनशील बना पाता है। अतएव मानव अपने अखंडता, सार्वभौमता और अक्षुण्णता को बनाए रखने का दायित्व और कर्तव्य मानव में से के लिए सन्निहित है। इन सब का अथवा सभी प्रकार की सफलता जीवन जागृति ही है और जागृति पूर्णता ही है। जागृति पृष्ठ संख्या 251। जागृति और जागृति पूर्णता के अनंतर ही मानव अपने अखंडता, सार्वभौमता, अक्षुण्णता को सहज ही पहचानता है। फलतः निर्वाह करना स्वाभाविक हो जाता है। मानव में ही जानने, मानने, पहचानने, निर्वाह करने का वैभव प्रमाणित होता है। यह जागृति व जागृति पूर्णता का ही द्योतक है। संपूर्ण आयाम, कोण, दिशा, परिप्रेक्ष्यों में जानने, मानने का, प्रमाणों में दायित्व, पहचानने, मानने, निर्वाह करने का वैभव प्रमाणित होता है। यह जागृति पूर्णता का ही द्योतक है। संपूर्ण आयाम, कोण, दिशा, परिप्रेक्ष्यों में जानने, मानने का, प्रमाणों में दायित्व, पहचानने और निर्वाह करने के रूप में कर्तव्य करते हुए स्वयं स्फूर्त होता है। कर्तव्य से समृद्धि, दायित्व से समाधान निष्पन्न एवं प्रमाणित होता है। फिर से, कर्तव्य से समृद्धि, दायित्व से समाधान निष्पन्न एवं प्रमाणित होता है। जानने, मानने के फलन में नियम और न्याय का संतुलन होना पाया जाता है। फलस्वरूप नित्य समाधान होता है। समाधान व्यवस्था का सूत्र है। इसका व्याख्या उक्त सभी मौलिक अधिकारों में व्याख्यायित हुई है। समस्या पूर्वक कोई मौलिक अधिकार वर्तमान होता ही नहीं है। इसी कारणवश हर व्यक्ति को जागृत होने की आवश्यकता बनी है। सभी विधाओं में मानव अपने को संतुलन बनाए रखने का न्याय और नियम में सामरस्यता ही है। फिर से, सभी विधाओं में मानव अपने को संतुलन बनाए रखने का न्याय और नियम में सामरस्यता ही है। फलस्वरूप समाधान व्यवस्था, उसकी अक्षुण्णता स्वाभाविक रूप में प्रमाणित होना सहज है। इसमें हर व्यक्ति अपना भागीदारी करना स्वाभाविक है। चाहत हर व्यक्ति में है ही। इसे सर्वसुलभ बनाने के लिए मानवीयकृत शिक्षा योजना, पृष्ठ संख्या 252, पहली लाइन। मानवीयकृत शिक्षा योजना, जीवन विद्या योजना, परिवार मूलक स्वराज्य योजना, सहज विधियों से सर्व मानव जागृत होना सदा सदा बना रहेगा। इस प्रकार जागृति और जागृति पूर्णता को कार्य व्यवहार व्यवस्था के रूप में सतत बनाए रखना ही अक्षुण्णता का तात्पर्य है। संपूर्ण मानव को मानवत्व के आधार पर समानता का अनुभव करना अखंडता का तात्पर्य है। हर जागृत मानव के साथ जो कुछ भी मैं समझता हूँ उसे सभी मानव समझा है या समझ सकते हैं। मैं जो कुछ सोचता हूँ, जो कुछ भी समाधान के रूप में सोचता हूँ, ऐसा सर्व मानव सोच सकते हैं। समाधान और प्रामाणिकता के पक्ष में
मैं जो कुछ भी बोल पाता हूँ और बोलता हूँ, इसे सर्वमानव बोल सकता है अथवा बोलता है। जो कुछ भी मैं पाया हूँ, उसे सर्वमानव पा सकता है। जो कुछ भी हम करते हैं, उसे सर्वमानव कर सकता है। जितना भी हम जीने देकर जिया हूँ, हर व्यक्ति जीने देकर जी सकता है। मैं व्यवस्था में जीता हूँ, सर्वमानव व्यवस्था में जी सकता है या जिएगा। मैं समाधान सहज निरंतरता में सुखी हूँ, हर व्यक्ति समाधान सहज विधि से सुखी है या सुखी हो सकता है। मैं न्याय और नियम हर कार्य व्यवहार को निश्चय करता हूँ और क्रियान्वयन करता हूँ, वैसे ही हर व्यक्ति निश्चयन करता है और निश्चयन कर सकेगा। मैं प्रामाणिक हूँ, हर व्यक्ति इस धरती पर प्रामाणिक होगा और प्रामाणिक हो सकता है। इस विधि से मानसिकता, विचार और समझदारी संपन्न होना है। ऐसा जीना ही मानव का परिभाषा, मानवीयतापूर्ण आचरण, सार्वभौम व्यवस्था व अखंड समाज में समाज और समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व का नित्य वैभव है। यही जागृत मानव समाज स्वरूप, कार्य, विचार और नजरिया है। फिर से, यही जागृत मानव समाज का स्वरूप, कार्य, विचार और नजरिया है। मानव ही दृष्टापद प्रतिष्ठा के प्रमाणों को प्रमाणित करने योग्य इकाई है, क्योंकि मानव में ही, पृष्ठ संख्या 253, दूसरा पैराग्राफ, मानव ही दृष्टापद प्रतिष्ठा के प्रमाणों को प्रमाणित करने योग्य इकाई है, क्योंकि मानव में ही न्याय, धर्म, सत्य, दृष्टि प्रमाणित होना पाया जाता है। दृष्टियां प्रिय हित लाभ रूप में भी भ्रांति पूर्वक कार्यशील होता है। भ्रमित होने का मूल कारण शरीर को जीवन समझना ही है। इसी भ्रमवश मानव को व्यक्ति और समुदाय के रूप में विचारों का फैलना देखा गया है। व्यक्तिवाद अहमता का द्योतक है। यही समुदाय विधा में युद्ध, द्रोह, विद्रोह, शोषण मानसिकता है। मानव संचेतनावादी मानसिकता में न्याय, धर्म, सत्य ही विचारों का आधार हो पाता है। इसलिए समाधान, समृद्धि, वर्तमान में विश्वास यानी अभय और सह-अस्तित्व में प्रामाणिकता के रूप में हर जागृत व्यक्ति स्वयं स्फूर्त विधि से संपन्न होता है। इससे पता लगता है हर मानव बहुआयामी होने के कारण जागृति पूर्वक ही सभी आयाम कोणों में मानवत्व को प्रमाणित करना, बना रहना, यही समाज और समाजशास्त्र का प्रधान आशय है। समाजशास्त्र मानव सहज मानवीयतापूर्ण विचारों का अध्ययन है। समाजशास्त्र मानव सहज मानवीयतापूर्ण विचारों का अध्ययन है। हर देश काल स्थितियों में मानव का आचरण विचारों से अनुबंधित रहता ही है अथवा विचारों से जुड़ा ही रहता है। जागृति पूर्ण विचार सहित जितने भी आयाम, कोण, दिशा, परिप्रेक्ष्यों में मानव प्रस्तुत होता है, वह कायिक, वाचिक, मानसिक रूप में होना पाया जाता है। ऐसे आचरणों को जागृति पूर्वक विधि से संपन्न किए जाने का मूल्यांकन स्वाभाविक रूप में होता है। इस क्रम में हर मानव का स्वयं का मूल्यांकन सहज हो जाता है। स्वयं का मूल्यांकन स्वयं में विश्वास पर आधारित रहना देखा गया है। स्वयं पर विश्वास अथवा स्वयं में स्वयं से स्वयं के लिए विश्वास का आधार जीवन ज्ञान, अस्तित्व दर्शन ज्ञान, मानवीयतापूर्ण आचरण पूर्वक संभव हो जाता है। इस तरह ये अध्याय समाप्त होता है। जी भैया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। हम लोग इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जी भैया, मुझे लगा मैंने आवाज आ बहुत रही है? तेज पढ़ा भैया। नहीं, ठीक पढ़ा, बहुत बढ़िया। ठीक है, थैंक यू। आवाज ठीक आ रही है? जी भैया, बढ़िया। तो व्यवस्था संबंध की बात हुई है।
जो संबंधों में सामाजिक संबंध या नैसर्गिक संबंध इस तरीके से बात हुई थी। यहाँ व्यवस्था संबंध को लेकर बात कर रहे हैं। व्यवस्था में जीने का जो प्रमाण है वो कह रहे हैं परिवार में ही होता है, और समग्र व्यवस्था में भागीदारी सहज क्रम में व्यवस्था संबंध को पहचानने की आवश्यकता उत्पन्न होती है। फिर वो कह रहे हैं कि परिवार में न्याय सुरक्षा का प्रमाण संबंध मूल्यांकन, तन मन धन का सदुपयोग, सुरक्षा विधि से प्रमाणित हो जाता है। तो परिवार में न्याय सुरक्षा का जो प्रमाण है वो संबंध मूल्यांकन, तन मन धन रूपी अर्थ का सदुपयोग, सुरक्षा विधि से प्रमाणित हो जाता है। फिर लिखा है कि यही परिवार मानव का या मानवीयतापूर्ण परिवार का परिभाषा है। फिर कहा कि परिवार में परस्पर हुई संबंधों में संबोधन सहज संबंध चिन्हित हैं। तो परिवार में जो संबंध है वो बता दिए, पिता पुत्र, भाई बहन, मित्र मित्र, शिष्य गुरु, पति पत्नी, माता पिता आदि, ये सब परिवार में संबंध और संबोधन जो है रहते हैं। फिर इसके बाद बोला कि दूसरा जो काम रहता है परिवार में वो उत्पादन कार्य में भागीदारी में प्रमाणित रहना। तीसरा काम रहता है कि हर परिवार वस्तुओं का उपयोग सदुपयोग साक्षित होता है। चौथा कार्य है कि विनिमय कार्य के लिए और विशाल संबंध की आवश्यकता बनी रहती है, क्योंकि यहाँ विशाल संबंध से मतलब है विनिमय कार्य परिवारों की परस्परता में होता है, इसलिए जो संबंध की विशालता जो है वो विनिमय कार्य के माध्यम से बनती है। फिर लिखा है कि एक परिवार की आवश्यकता जितने भी प्रकार की वस्तुओं का बना रहता है, उसमें से कुछ वस्तुओं को किसी भी परिवार में उत्पादित होना स्वाभाविक है। और फिर छठवीं बात ये बोली कि विनिमय पूर्वक एक परिवार में जो उत्पन्न वस्तु को दूसरे परिवार प्राप्त कर लेना ही वस्तुओं के आदान प्रदान का तात्पर्य है। वो कह रहे हैं कि इस विनिमय विधि से क्या होगा, तो विनिमय विधि एक आवश्यक क्रियाकलाप है, यह स्पष्ट हो जाता है। व्यवस्था के आयामों में विनिमय एक आयाम है। फिर इसके बाद ये तो हो गया परिवार में किस तरीके से होता है उसकी बात कर दी। व्यवस्था रूप में संपूर्ण आयाम सहित परंपरा स्पष्ट होती है। तो यदि व्यवस्था के ये परिवार व्यवस्था की बात की उन्होंने, और फिर ये कहा कि व्यवस्था रूप में ही संपूर्ण आयाम सहित परंपरा स्पष्ट होती है। ये लिखा है कि मानवीयता पूर्ण शिक्षा संस्कार परंपरा अन्य 4 आयामों के लिए स्रोत है। यानी मानवीयता पूर्ण जो शिक्षा संस्कार है वह उत्पादन कार्य, विनिमय कोष और स्वास्थ्य संयम न्याय सुरक्षा के लिए स्रोत है, और संतुलन सूत्रित होना पाया जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो बात व्यवस्था के अर्थ में है वो शिक्षा संस्कार है, क्योंकि शिक्षा संस्कार पूर्वक ही जो बाकी के 4 आयाम हैं उसके लिए शिक्षा संस्कार स्रोत है, और उनमें संतुलन को बना पाती है ना शिक्षा संस्कार पूर्वक। दूसरी बात कह रहे हैं कि जो प्रत्येक आयाम में मानव अपने संतुलन पूर्वक कार्य व्यवहार करने के क्रम में हर सूत्र व्याख्यायित हो जाता है। यानी व्यवस्था पूर्वक जीते हुए प्रत्येक आयाम में मानव अपने संतुलन पूर्वक कार्य व्यवहार करने के क्रम में हर सूत्र व्याख्यायित हो जाता है। तीसरी बात लिखी है कि मानवीय शिक्षा संस्कार में ये देखने को मिलता है कि यथार्थता, वास्तविकता, सत्यता के रूप में समझा हुआ को संस्कारों के रूप में और किया हुआ को प्रमाणों के रूप में, और दूसरी भाषा में कहे तो जिया हुआ को अथवा जीने की विधि को प्रमाण के रूप में देखा जाता है। तो एक पहले ये कहा कि जो कुछ समझा हुआ है वो संस्कार के रूप में रहता है, और जो किया हुआ रहता है वो प्रमाण के रूप में रहता है। या दूसरी भाषा में कहा कि जो जिया हुआ होता है वो जीने की विधि को प्रमाण के रूप में देखा जाता है। फिर इसके बाद कहा कि समझने का जो कार्यक्रम है उसमें समझाने वाली क्रिया समाहित ही रहती है। यदि हम समझ रहे हैं तो हम समझाने में भागीदारी करेंगे, यही संस्कार का कारण है।
तो यदि समझने की क्रिया ठीक से चलती है तो समझाने की क्रिया स्वाभाविक रूप से होती है, और इस आधार पे जो संस्कार हैं उनका संप्रेषण होता है। तो जो समझने की क्रिया में शिक्षा संस्कार आयाम का ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका स्पष्ट होती है। फिर लिखा है कि यह जो समझना समझाना है वो अध्ययन पूर्वक संपन्न होना पाया जाता है। फिर 235 नंबर पेज पे शिक्षा संस्कार ही परस्परता में संतुलन विधि से प्रमाणों का सूत्र और जीने की विधि में उसकी व्याख्या स्वाभाविक रूप में संपन्न होता है। यही शिक्षा, शिक्षण और संस्कारों में संतुलन का तात्पर्य है, अर्थात हर व्यक्ति समझा हुआ सभी समझदारी जीने की कला में प्रमाणित होता है। जो भी व्यक्ति समझता है वो समझदारी को जो है जीने की कला में प्रमाणित होता है। समझदारी का संपूर्ण स्वरूप क्या है? तो वही जीवन ज्ञान, अस्तित्व ज्ञान, मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान है ना, और व्यवस्था में भागीदारी होना पाया जाता है। तो ये तीनों प्रकार के ज्ञान, मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान और फिर इसके बाद व्यवस्था और व्यवस्था में भागीदारी होना पाए, ये समझदारी का संपूर्ण स्वरूप है। व्यवस्था क्रम में न्याय सुरक्षा अपने आप में संतुलन को प्रमाणित होना एक अनिवार्यता है। न्याय का स्वरूप जो है संबंध, मूल्य, मूल्यांकन, उभय तृप्ति के रूप में दिखता है, और सुरक्षा का स्वरूप जो है जिनके साथ वस्तुओं का सदुपयोग हुआ रहता है वह उसका सुरक्षा को प्रमाणित करता है। तो यदि न्याय को देखेंगे तो संबंध, मूल, मूल्यांकन, उभय तृप्ति के रूप में है, और यदि व्यवस्था क्रम को देखेंगे तो उसमें सुरक्षा और सदुपयोगता है वह। फिर इसके बाद लिखा है कि इस क्रिया का मूल जो स्रोत है वो संबंधों में विश्वास ही है। तो ये दोनों क्रम, एक जिसको अपन कह रहे हैं न्याय सुरक्षा क्रम और दूसरा व्यवस्था क्रम। फिर इसके बाद कहा कि अस्तित्व सह अस्तित्व सह अस्तित्व का वैभव है। तो ये जो संबंध और व्यवस्था और जिसको अपन न्याय कह रहे हैं, इस सब के बारे में कह रहे हैं कि सह अस्तित्व सह वैभव है। इससे स्पष्ट है कि जागृत मानव तन मन धन सहित संपूर्ण संबंधों के साथ प्रमाणित होना पाया जाता है। फिर जागृत मानसिकता का तात्पर्य क्या है? तो उन्होंने कहा कि जो अनुभव मूलक विधि से, आवाज साफ आ रही है? जी भैया, बढ़िया आवाज। जी भैया, हाँ भैया, एकदम बढ़िया। जागृत मानसिकता का तात्पर्य क्या है? तो उसको बताया कि पहला बोला अनुभव मूलक विधि से कार्य करने, और दूसरा बोला अनुभवगामी विधि से फलित होने का क्रियाकलाप है। तो जागृत मानव मानसिकता को ये कहा कि अनुभव मूलक विधि से कार्य करने और अनुभवगामी विधि से फलित होने का क्रियाकलाप, क्योंकि संपूर्ण अनुभव मूलक क्रियाकलाप स्वाभाविक रूप में अनुभवगामी विधि से आवर्तित होना पाया जाता है। जैसे बाबा जी को जो अनुभव हुआ वो उनसे मानव परंपरा में अवतरित हुआ, अब मानव परंपरा अनुभवगामी विधि से उसको प्रमाणित करती है। तो इस तरीके से एक आवर्तनशीलता जो है वो स्थापित हो जाती है। फिर इसके बाद बोला कि जो अनुभव है वो जीवन सहित परम जागृति का नाम है। इसका संपूर्ण स्वरूप जीवन ज्ञान में परिपूर्णता, अस्तित्व दर्शन ज्ञान में परिपूर्णता और मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान में परिपूर्णता के स्वरूप में देखने को मिलता है। इसको अपन कह रहे हैं कि अनुभव जीवन सहित परम जागृति जो है उसका नाम है। और फिर परम जागृति को कहा जिसको अपन ज्ञान संपन्नता कह रहे हैं। तीनों प्रकार की ज्ञान संपन्नता परिपूर्णता के स्वरूप में देखने को मिलता है। फिर आगे कहा कि और भले प्रकार से यह जीकर देखा गया है। तो बाबा जी कह रहे हैं कि उन्होंने इसको भले प्रकार से अच्छी तरह से जी के देख लिया। और फिर कंक्लूड कर रहे हैं कि मानव परंपरा में अनुभव मूलक प्रणाली से अनुभवगामी प्रणाली सहज आवर्तनशीलता वश ही न्याय सुलभता व तन मन धन की सुरक्षा अपने आप में सदुपयोग सहित प्रमाणित हो जाता है। तन मन धन का सदुपयोग का तात्पर्य ही है संबंधों का निर्वाह करना। तो उसको उन्होंने कंक्लूड किया कि जो अनुभव मूलक प्रणाली से
अनुभवगामी प्रणाली सहज जो आवर्तनशीलता है, उसी में न्याय सुलभता व तन मन धन की उसी में तन मन धन का सुरक्षा अपने आप में सदुपयोग सहित प्रमाणित हो जाता है। तन मन धन का सदुपयोग का तात्पर्य संबंधों का निर्वाह ही है। फिर आगे अगला जो पैराग्राफ है उसमें लिखा है कि तन मन धन हर मानव में प्रमाणित वैभव सहज तथ्य है। तो मानव के पास जो वैभव है वो तन मन धन के रूप में ही है। हर मानव जागृत परिवार मानव सहज रूप में अर्थ का सदुपयोग और सुरक्षा करने में समर्थ होता है। बाबा जी कह रहे हैं कि जब जागृत परिवार मानव के रूप में मानव प्रतिष्ठित हो जाता है, उस स्थिति में वो अर्थ का सदुपयोग और सुरक्षा करने में समर्थ होता है। फिर है कि यह समर्थता ही मौलिक अधिकार के रूप में ज्ञात होती है। संपूर्ण मौलिक अधिकार जागृति के सहित प्रमाण के रूप में देखने को मिलता है। और फिर कह रहे हैं कि जो ऐसी जागृति है वो शिक्षा संस्कार विधि से ही संपन्न होना होता है। संपूर्ण प्रकार के अभ्यास भी प्रकारांतर से समझने अथवा समझदारी में परिपूर्णता संपन्न होने का क्रियाकलाप ही है। तो अभ्यास को भी वो कह रहे हैं कि मूल रूप से तो समझना और समझदारी से परिपूर्णता संपन्न होने का क्रियाकलाप है। फिर परिपूर्णता का परीक्षण मानव के हर कार्य व्यवहार विचारों में स्पष्टता मूल्यांकित होता है। इसे प्रत्येक मानव अपने क्रियाकलापों के निरीक्षण विधि से स्पष्ट करता है। यथा किया गया परिणाम सोचा गया की दिशा में स्वयं को स्पष्ट होना देखा गया है। यानी जो भी किया गया का जो परिणाम होता है वो सोचा गया की दिशा में स्वयं को स्पष्ट होना देखा गया, यही विश्लेषण का तात्पर्य है। यह वैभव और महिमा हर मानव में प्रचलित रूप में संपन्न होता हुआ प्रमाणित होता है। इसका मूल कारण जीवन ही दृष्टापथ में प्रतिष्ठा संपन्न रहता है। प्रत्येक मानव जीवन सहित ही मानव संज्ञा में से के लिए संबोधित है। फिर इसके बाद उन्होंने दृष्टापथ की बात की कि दृष्टापथ का प्रमाण जो है जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना, यह हर मानव में स्वीकृत अपेक्षित है। और फिर ये कहा कि यह जागृति पूर्वक सफल होता है। अतएव दृष्टापद जागृति प्रतिष्ठा पद ही वश ही निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण कार्य संपन्न करता है। और इससे क्या होता है, तो इससे उन्होंने कहा कि मानवत्व सहित जीने का प्रमाण वर्तमानित होता है। एक दूसरा तन मन धन का सदुपयोग सुरक्षा स्वाभाविक कार्य होने के कारण सदुपयोगता विधि से सुरक्षा प्रमाणित होता है। दो, और तीसरी जो बात कही कि सुरक्षा विधि से सदुपयोगता प्रमाणित होता है। तो ये तीन चीजें दृष्टापद के प्रमाण के रूप में है ना पैदा होती हैं। पहला बोला मानवत्व सहित जीने का प्रमाण वर्तमानित होना, दूसरा तन मन धन का सदुपयोग सुरक्षा स्वाभाविक कार्य होने के कारण सदुपयोगता विधि से सुरक्षा प्रमाणित होना, और तीसरा सुरक्षा विधि से सदुपयोगता प्रमाणित होना। और इसीलिए फिर जो सुरक्षा और सदुपयोगता है वो परस्पर पूरक हो जाती है। और सदुपयोगता कोई धर्म और सुरक्षा कोई राज्य कह रहे हैं, तो धर्म और राज्य व्यवस्था की परस्पर पूरकता भी यही से स्पष्ट होती है। तो यही सुरक्षा का न्याय सुरक्षा का संतुलन का तात्पर्य है। सदुपयोग और सुरक्षा करने की संपूर्ण संभावनाएं मानव परंपरा में प्राकृतिक ऐश्वर्य के रूप में देखने को मिलता है। प्राकृतिक ऐश्वर्य नैसर्गिक रूप में समीचीन है। मानव परंपरा संस्कृति सभ्यता विधि व्यवस्था के स्वरूप में समीचीन है। संस्कृति शिक्षा संस्कार ही प्रधान मुद्दा है। सभ्यता में इसी शिक्षा संस्कार का प्रमाण पोषण विधि प्रमाणित होता है, यही आचरण का स्वरूप है। इसी के साथ नैसर्गिकता समीचीनता अपने आप में ऋतु संतुलन के रूप में वर्तमानित रहना ही इसकी सार्थकता है। मानव के लिए यही अपरिहार्यता है। इसे सुरक्षित रखना ही मानव का मौलिक अधिकार है। इस प्रकार मानवीयता पूर्ण पद्धति सभ्यता रूपी मानवीय आचरण को मौलिक अधिकार के रूप में विभिन्न आयामों में विभिन्न सार्थक अर्थों में प्रायोजित होना पाया जाता है।
इस प्रकार अर्थ का सदुपयोग ही सुरक्षा को प्रमाणित करता है, यही संतुलन का तात्पर्य है। ऐसी न्याय सुरक्षा क्रम में उत्पादन कार्य एक आयाम है। फिर वो कह रहे हैं कि ये जो न्याय सुरक्षा क्रम है, जिसको अभी हम लोगों ने सदुपयोगिता और सुरक्षा के संदर्भ में समझा, उसमें वो कह रहे हैं कि उत्पादन कार्य जो है वो एक आयाम है। उत्पादन कार्य प्रणाली, पद्धति, नीति, सहज विधि से व्यवस्था का अंगभूत होना पाया जाता है। तो जिसको हम लोग व्यवस्था कह रहे हैं, यानी पांचों आयाम को मिला के व्यवस्था कह रहे हैं, उसमें से उत्पादन कार्य जो है, उत्पादन कार्य प्रणाली, पद्धति, नीति, सहज विधि से व्यवस्था का अंगभूत होना पाया जाता है। फिर उत्पादन कार्य के मूल में पाई जाने वाली समझदारी, उसमें नियोजित होने वाली संपूर्ण तकनीकी, विधि कार्य और क्रियान्वयन के फलन में हर प्रकार के उत्पादनों को सफल बनाना मानव सहज कार्यों में से एक कार्य है। उत्पादन विधि से क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि हर प्रकार के उत्पादनों को सफल बनाना मानव सहज कार्यों में से एक है। फिर दूसरी बात कह रहे हैं कि उत्पादन कार्य विधि से ही सामान्य आकांक्षा और महत्वाकांक्षा संबंधी संपूर्ण वस्तु व उपकरणों को मानव स्वयं प्रेरित विधि से पा लेना ही उत्पादन कार्य का लक्ष्य है। उत्पादन कार्य से सामान्य आकांक्षा और महत्वाकांक्षा संबंधी संपूर्ण वस्तुओं को पा लेना ही लक्ष्य है। फिर कह रहे हैं कि यही समृद्धि का आधार होना पाया जाता है, यानी उत्पादन कार्य पूर्वक ही समृद्धि का आधार होना पाया जाता है, स्रोत होना पाया जाता है। फिर इसमें कार्य और मानसिकता का संतुलन, कार्य और मानसिकता का संतुलन ही सफलता का आधार है। तो यदि मानसिकता नहीं है तो कार्य होगा नहीं। इसीलिए कह रहे हैं कि कार्य और मानसिकता का संतुलन ही सफलता का द्योतक है। तो जो मानसिकता है उसी के अनुरूप कार्य करने से सफलता होती है। इस विधा में संतुलन अपने आप में समाधान रूप में गण्य होता है। व्यवस्था का तात्पर्य जो है बहुआयामी समाधान, लोकव्यापीकरण और उसकी निरंतरता है, क्योंकि जागृति परंपरा पीढ़ी से पीढ़ी के लिए ही स्थापित कार्यरत होना पाया जाता है। तो यहाँ कहा कि व्यवस्था का जो तात्पर्य है वो बहुआयामी समाधान और लोकव्यापीकरण। लोकव्यापीकरण क्यों? क्योंकि जागृत परंपरा पीढ़ी से पीढ़ी के लिए ही स्थापित और कार्यरत होना स्वाभाविक है, और पीढ़ी के बाद पीढ़ी में भागीदारी के लिए अर्पित हर मानव संतान जागृति सहज अपेक्षा संपन्न रहता है। अर्थात जीवन जागृति के लिए ही मानव संतान मानव परंपरा में अर्पित होता है। इसे सफल बनाना ही परंपरा का परम उद्देश्य है। फलतः संपूर्ण आयाम, कोण, दिशा, परिप्रेक्ष्य, देश कालों में मौलिक अधिकार संपन्न होना सहज हो जाता है। फलस्वरूप मौलिक अधिकारों का प्रयोग व्यवस्था के रूप में प्रमाणित हो जाता है, अथवा व्यवस्था के अंगभूत रूप में प्रमाणित होना पाया जाता है। फिर इसके बाद ये कहा कि अस्तित्व में ही शरीर रचना, विरचना, क्रम और परमाणु में विकास पूर्वक गठन, पूर्णता, सहज जीवन प्रतिष्ठा, जीवन जागृति और जागृति विधिवत होना देखने को मिलता है। फलस्वरूप जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में मानव का वर्तमान पहचानने को मिलता है। मानव परंपरा में जागृति प्रमाणित होना मौलिक अधिकार का मूल सूत्र है। जागृति का प्रमाण हर आयाम में मानव स्वयं स्फूर्त विधि से व्यवस्था और व्यवस्था में भागीदारी के रूप में प्रमाणित होना है। यही अस्तित्व सहज विधि मानव सहज अपेक्षा का संतुलन है। हर संतुलन आवर्तनशीलता के रूप में प्रमाणित होना पाया जाता है। अतएव उत्पादन कार्य के लिए मानसिकता और कार्य का संतुलन आवश्यक है। तो जो उत्पादन कार्य बोलते हैं ना, तो उसमें एक मानसिकता है, दूसरा कार्य के रूप में, उसका संतुलन आवश्यक है। यही अस्तित्व सहज विधि मानव सहज अपेक्षा का संतुलन है। हर संतुलन आवर्तनशीलता के स्वरूप में प्रमाणित होना पाया जाता है। अतएव उत्पादन के लिए मानसिकता और कार्य का संतुलन आवश्यक है। इसकी आवर्तनशीलता में ही उत्पादन कार्य में सफलता, गुणवत्ता और शीघ्रता का संयोग होना पाया जाता है। यही सफलता के अनंतर पुनः सफलता की ओर गतित होता है। फिर अगले पैराग्राफ में कहा कि हर परिवार में संपादित किया गया उत्पादित वस्तुओं को
हर परिवार में संपादित किया यानी उत्पादित किया गया वस्तुओं को विनिमय कोष विधि से गठित होना एक अनिवार्य स्थिति है, क्योंकि हर परिवार जो है अपनी आवश्यकता की सब वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर सकता है, इसलिए कुछ कुछ वस्तुओं का उत्पादन करते हैं और फिर विनिमय कोष विधि से ये जो उत्पादित वस्तुएं हैं उनका गठित होना एक अनिवार्य स्थिति है। संपादन का तात्पर्य पूर्णता और उसकी निरंतरता के अर्थ में अर्पण समर्पण सहज उपयोगी वस्तुओं से है। विनिमय कार्य रूप और गति रूप किसी एक वस्तु के एक स्थान पर दूसरी वस्तु को प्राप्त कर लेने की क्रियाकलाप है। तो यहाँ विनिमय को उन्होंने स्पष्ट किया कि एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु को प्राप्त कर लेने की जो क्रिया प्रक्रिया प्रणाली है उसी को कह रहे हैं कि वो विनिमय कार्य के रूप में है। ऐसे क्रियाकलाप के लिए और कह रहे हैं विनिमय के लिए भंडारण एक आवश्यक प्रक्रिया है और इसीलिए हर गांव में इसकी आवश्यकता के अनुरूप भंडारण विधि को, प्रक्रिया को और तादाद को पहचानते हुए कि हमको कौन सी वस्तु कितनी तादाद में चाहिए, इसको पहचानते हुए विनिमय कार्य को गति प्रदान करना भी व्यवस्था और व्यवस्था गति का एक आयाम होना पाया जाता है। तो जैसे पिछले पैराग्राफ में उन्होंने उत्पादन कार्य को एक आयाम के रूप में स्पष्ट किया, यहाँ पर विनिमय कोष को एक आयाम के रूप में स्पष्ट कर रहे हैं। फिर कहा कि विनिमय कार्य को गति प्रदान करना भी व्यवस्था और व्यवस्था गति का एक आयाम होना पाया जाता है। ऐसे विनिमय कार्य में स्वाभाविक रूप में आधार सूत्र श्रम नियोजन के आधार पर वस्तु मूल्यों को पहचानने की विधि से श्रम मूल्य का ही विनिमय करना मानव सहज होना देखा गया है। इस क्रम में संपूर्ण मानव परिवार विनिमय कार्य को निर्वाह करने का अवसर, आवश्यकता और इसका प्रयोजन सार्थक होता है। फिर लिखा है कि विनिमय कार्य सार्थक होने का तात्पर्य है लाभ हानि मुक्त विधि से प्रत्येक वस्तु श्रम मूल्य सहज विधि से मूल्यांकन सहित आदान प्रदान होने से है। विनिमय कार्य सार्थक होने का तात्पर्य है लाभ हानि मुक्त विधि से प्रत्येक वस्तु श्रम मूल्य सहज विधि से मूल्यांकन सहित आदान प्रदान होने से, क्योंकि मानव अपना शोषण नहीं चाहता है। इस प्रकार सर्व मानव शोषण नहीं चाहता है। जागृति पूर्वक लाभ हानि मुक्त विनिमय व्यवस्था सार्थक होता है। यह मानव परंपरा में मौलिक अधिकार है। हर परिवार अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन, श्रम मूल्य मूल्यांकन उभय तृप्ति विधि से ही विनिमय कार्य को संपन्न करना अर्थात वस्तु का आदान प्रदान करना मौलिक अधिकार पाया जाता है। विनिमय कार्य में प्रधान सूत्र श्रम मूल्य का मूल्यांकन करना ही है। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो विनिमय कार्य है उसकी सफलता के लिए जो प्रधान सूत्र है वो श्रम मूल्य का मूल्यांकन करना ही है। विनिमय सुलभता का अर्थ भी इसी के साथ सार्थक आवश्यकीय वस्तु कोष के रूप में सतत बनाए रखना कोष कार्य का गति है। कोष विनिमय को संतुलन बनाए रखता है। कोष की भूमिका को स्पष्ट किया कि कोष क्या करता है, विनिमय को संतुलित बनाए रखता है। फलस्वरूप श्रम मूल्य का मूल्यांकन कला मूल्य और उपयोगिता मूल्य के आधार पर संपन्न होना पाया जाता है, जिसके आधार पर हर परिवार अपने समृद्धि को व्यक्त करने में समर्थ हो जाता है। फिर 241 में उन्होंने कहा कि जो परिवार में स्वायत्त मानव का ही भागीदारी होना जागृत परंपरा सहज गतिविधि है। तो स्वायत्त मानव का मतलब हम लोगों ने पहले पढ़ा ही है, स्वयं में विश्वास से लेके व्यवसाय में स्वावलंबन तक उस मानसिकता वाला जो मानव है उसकी बात कर रहे हैं। तो परिवार में स्वायत्त मानव का भागीदारी होना जागृत परंपरा सहज गतिविधि है। इसका संपूर्ण गति व्यवस्था सहज पांचों आयाम में होता है। तो इसका गति पांचों आयाम मतलब शिक्षा संस्कार, उत्पादन कार्य, विनिमय कोष, न्याय सुरक्षा और स्वास्थ्य संयम में होना पाया जाता है। परिवार मानव ही व्यवस्था और समाज का बीज रूप होना देखा गया। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो परिवार मानव है, जैसे अभी स्वायत्त मानव की बात की, अभी परिवार मानव की बात कर रहे हैं ना।
तो परिवार मानव को वो कह रहे हैं कि वो व्यवस्था का और समाज का, और यहाँ समाज का मतलब है अखंड समाज से, है ना। तो अखंड समाज का बीज रूप होना देखा गया है। स्वायत्त मानव जागृति पूर्ण परंपरा से शिक्षा संस्कार के का फलन के रूप में देखा गया। तो स्वायत्त मानव कैसे तैयार होगा, तो उन्होंने कहा कि जो जागृति पूर्ण परंपरा से जो शिक्षा संस्कार है उसके फल में स्वायत्त मानव तैयार होगा, है ना। स्वायत्त मानव परिवार मानव के रूप में प्रमाणित होगा। तो ये जो बच्चे पढ़ के आएंगे तो स्वायत्त मानव के रूप में अपने को प्रमाणित करने की जगह का क्या है, तो परिवार है। इसलिए वो परिवार में जब व्यवस्था में भागीदारी करेंगे तब वो परिवार मानव के रूप में प्रमाणित होते हैं। फिर लिखा है कि ये जो परिवार मानव ही, फिर ये जो परिवारों की परस्परता जो है विश्व परिवार तक होती है, उसी रूप में परिवार मानव ही अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था का बीज रूप है। यही मुख्य बिंदु है। इस आधार पर मौलिक अधिकारों का प्रयोग सर्व सहज अभिव्यक्ति संप्रेषणा प्रकाशन अनुभव बोध व्यवहार व्यवस्था के रूप में स्पष्ट हो जाता है। फिर आगे कहा कि इसी के साथ यह भी स्पष्ट हो जाता है कि राज्य और धर्म एक दूसरे के पूरक हैं। कैसे हैं, तो उन्होंने कहा राज्य ही धर्म का स्वरूप है और व्यवस्था ही राज्य का। फिर कहा कि धर्म का संतुलन राज्य से होता है और राज्य का संतुलन जो है वो धर्म से होता है। तो धर्म का स्वरूप जो है वो अखंड समाज है और राज्य का स्वरूप जो है सार्वभौम व्यवस्था है। तो इस तरीके से राज्य और धर्म व्यवस्था को स्पष्ट किया। और इसको यदि विधि के रूप में देखेंगे तो धर्म का मतलब सदुपयोगिता है और राज्य का मतलब सुरक्षा है। तो सदुपयोगिता पूर्वक सुरक्षा होती है और सुरक्षा पूर्वक सदुपयोगिता होती है। इसीलिए सदुपयोगिता सुरक्षा जो है परस्पर पूरक है, इस अर्थ में हमको स्पष्ट होता है। फिर हेलो जी फिर भैया। आगे कहा कि अखंड समाज सूत्र से सूत्रित परिवार, अखंड समाज सूत्र से सूत्रित परिवार है। इस विधि से जागृत परिवार सूत्र से सूत्रित अखंड समाज है। तो यानी परिवार अखंड समाज तक सूत्रित होते हैं और अखंड समाज जो है परिवार तक सूत्रित होता है। इस तरीके से परस्पर संतुलन को स्थापित करने का काम जो है वो धर्म और राज्य व्यवस्थाओं के माध्यम से होता है। इसी प्रकार परिवार अपने में एक व्यवस्था, प्रसन्नता और उत्साह का मुकरण है। ऐसा मुकरण समाधान समृद्धि का फलन होना देखा गया। तो कह रहे हैं कि जैसे ये, तो कह रहे हैं इसी प्रकार जो है परिवार अपने में एक व्यवस्था है, प्रसन्नता की जगह है और परिवार में ही उत्साह का मुकरण है। ऐसा मुकरण समाधान समृद्धि, मतलब इस प्रकार के क्रियाकलाप पूर्वक जो है समाधान समृद्धि का फलन होना देखा जाता है। निरंतर उत्साह समाधान और उसकी निरंतरता के आधार पर बहता है। दोनों का ये जो निरंतर उत्साह परिवार में कैसे रहता है, तो उसका आधार बताया कि समाधान और उसकी निरंतरता के आधार पे निरंतर उत्साह बना रहता है। इसलिए जागृत मानव इसे व्यक्त करने के योग्य होता है। यह मौलिक अधिकार का मूल रूप है। फिर आगे जो है श्रम मूल्य को उन्होंने स्पष्ट किया है। श्रम मूल्य के आधार पे जो है विनिमय कोष कार्यक्रम परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था का अंग रूप होना जीवन जागृति पूर्ण विधि की अभिव्यक्ति है। दूसरा बिंदु ये लिखा कि जीवन जागृति पूर्वक ही श्रम मूल्य का मूल्यांकन हर उत्पादित वस्तु का उपयोगिता कला मूल्य के आधार पर निर्धारित होता है। फिर श्रम नियोजन और श्रम विनिमय प्रणाली में प्रतीक मुद्रा या प्रतीक वस्तुओं या मूल्यों का दखलंदाजी हस्तक्षेप नहीं होता है। दूसरे विधि से इसकी आवश्यकता शून्य हो जाती है। फिर बाद में प्रतीक मुद्रा को लेकर उन्होंने कहा कि जो प्रतीक मुद्रा में जो है भ्रमित मानव कल्पना भ्रम पूर्वक किया गया सभी निर्णय स्थिर नहीं हो पाते हैं। इसलिए प्रतीक मुद्रा और वस्तुओं का मूल्य ही अस्थिर हो जाता है। फिर आगे कहा कि प्रतीक मुद्रा के कारण ही जो है अमानवीयतावश द्रोह विद्रोह शोषण तस्करी की घटनाएं होती हैं। फिर कह रहे हैं कि जो प्रतीक वस्तु
कोई धातु का होना देखा गया, जैसे गोल्ड को देखा गया है ना। तो प्रतीक मुद्रा जो है धातु मुद्रा और पत्र मुद्रा के रूप में देखा गया। तो प्रतीक मुद्रा को कहा दो रूप में अभी दिख रही है, एक जिसको अपन धातु मुद्रा बोल रहे हैं और दूसरा पत्र मुद्रा कह रहे हैं। पत्र मुद्रा में करेंसी भी है और जो प्रॉमिसरी नोट्स हैं वो भी प्रतीक मुद्रा या पत्र मुद्रा का ही रूप है। इन दोनों प्रकार की मुद्रा प्रणालियों में स्थिरता निश्चितता सिद्ध नहीं होती है। इन सब कारणों से मानव कल्पित होना स्पष्ट हो जाता है। फिर अगला पैराग्राफ ये कहा कि जागृति पूर्वक ही मानव अस्तित्व सह अस्तित्व पद्धति प्रणाली नीति पूर्वक नियति सहित प्रमाण होना देखा गया। हर मानव में श्रम शक्तियां जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में नियोजित होना देखा जाता है। संपूर्ण उत्पादन का उद्देश्य महत्वाकांक्षा सामान्य आकांक्षा की वस्तुओं के स्वरूप में देखा जाता है। फिर कहा कि उत्पादित हर वस्तु आदि काल से अभी तक अपने समान रूप में उपयोगी होना पाया जाता है। जैसे हम लोग जो भी रोटी आहार जो पैदा करते हैं तो उसका जो उपयोगिता है वो वैसे ही का वैसा बना हुआ है, जो क्षुधा निवृत्ति के रूप में प्रायोजित और प्रमाणित होता है। ऐसे ही आवासीय वस्तुओं के बारे में, ऐसे ही अलंकार के बारे में उन्होंने कहा। फिर आगे जाके कहा कि दूरश्रवण दूरदर्शन और दूरगमन संबंधी जो वस्तुएं और उपकरणों को उत्पादन कर पाया गया, इसका उपयोग जो है कान आंख और पैर की गतियों को सर्वाधिक बढ़ाया हुआ दिखाई पड़ता है। उन्होंने कहा कि ये मूल रूप से ये जो तीन इंद्रियां हैं है ना, कान की इंद्रिय और जो आंख के रूप में इंद्रिय है और जो पैर के रूप में कर्मेंद्रिय है, इसी के एक्सटेंशन के रूप में जो है दूरगमन दूरदर्शन और दूरश्रवण का क्रियाकलाप है। फिर इसके बाद कहा कि इस प्रकार महत्वाकांक्षा संबंधी वस्तुओं का उपयोग स्पष्ट हुआ है। पेज 244 है ना। तो जिस प्रणाली से जिसका जितना गति होना है वह निश्चित रहता ही है, किसी निश्चिततावत मानव उपयोग करने में उत्सुक है। सामान्य आकांक्षा से वस्तुओं में पहले से ही निश्चयी रहा है। इस प्रकार उत्पादित वस्तु में उपयोगिता मूल्य सर्वथा निश्चित रहने के कारण इसकी ध्रुवतावश मूल्यांकन एवं निश्चयता स्वाभाविक रूप में संपन्न होना पाया जाता है। फिर इसके बाद एक बार फिर से उन्होंने प्रतीक मुद्रा की बात की और कुछ प्रश्न खड़े किए। उक्त विश्लेषण में श्रम नियोजन पूर्वक स्थापित उपयोगिता मूल्य कला मूल्य को पहचानना और मूल्यांकित करना जागृत मानव में से के लिए आवश्यकता अपेक्षा और उपलब्धि है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि ये पत्र मुद्रा के आधार पे करना चाहिए क्या, ऐसा एक प्रश्न कर रहे हैं। यह सर्व मानव अपेक्षा होने के तत्व को इस प्रकार सर्वेक्षण कर सकते हैं कि किसी भी वस्तु को उसके उपयोगिता के आधार पर श्रम मूल्य का मूल्यांकन करना चाहिए या पत्र मुद्रा के आधार पर। तो उत्तर तो यही आएगा कि श्रम मूल्य के आधार पर मूल्यांकन करना चाहिए। दूसरी बात कह रहे हैं कि जो उपयोगिता है, उपयोगिता को सामान्य आकांक्षा महत्वाकांक्षा संबंधी वस्तुओं को पहचाना जा सकता है और ये जो उपयोगिता है वो कागज को छाप कर ढेर करने से क्या पहचाना जा सकता है? नहीं पहचाना जा सकता। और तीसरी बात कह रहे हैं कि संपूर्ण आवश्यक वस्तुएं व उसकी उपयोगिता के आधार पर उपयोगी होता है, ढेर सारे प्रतीक मुद्रा या पत्र से नहीं होता है ना। इसका उत्तर क्या होगा? तो अपने में हर व्यक्ति उत्तर देकर देखें, वही उत्तर है। इसलिए मानव उपयोगिता और सुंदरता को स्थापित करने में से के लिए हर व्यक्ति स्वतंत्र होना मौलिक अधिकार है। इसी आधार पर हर परिवार में समृद्धि की संभावना समीचीन रहता ही है। एक दो पेज और पढ़ सकते हैं, अपने पास टाइम है 5 मिनट का। फिर लिखा है कि हर स्वायत्त मानव, तो स्वायत्त मानव में 5 गुण हैं। उसमें से पहला गुण है स्वयं में विश्वास, दूसरा है श्रेष्ठता का सम्मान, तीसरा प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन और चौथा है
व्यवहार में सामाजिक और व्यवसाय में स्वावलंबी। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो स्वायत्त मानव व्यवसाय में स्वावलंबी और व्यवहार में सामाजिक होने में पारंगत, कुशल और निपुण रहना पाया जाता है। और पारंगत का मतलब क्या है? तो परस्पर मानव प्रकृति में जागृत सह स्वभावों, गुणों, कार्यगति और व्यवहार गति और इसके परिणामों का आकलन करने और उसका मूल्यांकन करने के अधिकार से इसके प्रयोग विधि से स्वयं को प्रतिष्ठित होना पाया जाता है। यही पारंगत होने का अर्थ है। फिर इसके बाद उन्होंने निपुणता का अर्थ स्पष्ट किया। प्राकृतिक ऐश्वर्य पर उपयोगिता मूल्य को स्थापित करने का सामर्थ्य और उसका क्रियान्वयन और मूल्यांकन जो है वो निपुणता है। और कुशलता में क्या हो गया? तो कुशलता का तात्पर्य प्राकृतिक ऐश्वर्य पर उपयोगिता और कला मूल्य को स्थापित करना। तो निपुणता में प्राकृतिक ऐश्वर्य पर उपयोगिता मूल्य को स्थापित करना और कुशलता में उपयोगिता मूल्य के साथ कला मूल्य को स्थापित करना उसके मूल्यांकन करने के प्रमाण से है। इस विधि से सर्वाधिक सामान्य आकांक्षा संबंधी विशेषकर संपूर्ण उत्पादन का कार्य स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। मूल्यांकन कार्य में ये देखा गया है। पहला, उत्पादन जो स्वायत्त मानव है उसमें निपुणता, कुशलता, पांडित्य, संपन्नता है। प्राकृतिक ऐश्वर्य बनाम नैसर्गिकता है। तीसरी बात हस्त लाघव है और चौथी बात मानसिकता है। इन चारों के संयुक्त रूप में संपूर्ण उत्पादन मानव में से के लिए होना देखा गया। फिर उन्होंने हस्त लाघव को स्पष्ट किया। हस्त लाघव का तात्पर्य है कि सभी ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रियों से निपुणता, कुशलता, पांडित्य रूपी कार्य करने से है। फिर ज्ञानेन्द्रियों की भूमिका को स्पष्ट किया कि ज्ञानेन्द्रिय में शब्देंद्रिय, स्पर्शेंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रूपेंद्रिय और रसेंद्रियों के द्वारा हम रुचियों को विभाजित करने की क्रिया करते हैं। और कर्मेंद्रियों के द्वारा जो है जिसमें हाथ, पैर, मल मूत्र द्वार और मुख के रूप में सब कर्मेंद्रियों का गण्य होना पाया जाता है। तो इस रूप में इंद्रियों के माध्यम से हस्त लाघव क्रिया जो है वो संपन्न होती है और हस्त लाघव क्रिया से निपुणता, कुशलता पूर्वक पांडित्य से संचालित पूरे शरीर के संपूर्ण अंग अवयव सहित हाथ, पैर सटीक कार्य करने से बाकी सभी ज्ञानेंद्रियों का संयोग कर्मेंद्रियों के साथ संयोजित रहता ही है। इस विधि से हर व्यक्ति से श्रम प्राकृतिक ऐश्वर्य पर स्थापित होना देखा जाता है। इसमें यह भी देखा गया है कि उत्पादन में भागीदारी व्यवहार में मूल्यों का निर्वाह पूर्वक सामाजिक होने के लिए उपयोगिता पूरकता प्रमाण है। वो कह रहे हैं कि जो इस विधि से जो उत्पादन होता है प्राकृतिक श्रम के साथ प्राकृतिक ऐश्वर्य पे श्रम पूर्वक, तो इसमें ये देखा गया है कि उत्पादन में भागीदारी व्यवहार में मूल्यों का निर्वाह पूर्वक सामाजिक होने के लिए उपयोगिता पूरकता प्रमाण है। तो उत्पादन जिसको उन्होंने शुरू किया था ना कि जो स्वायत्त मानव है वो व्यवसाय में स्वावलंबी और व्यवहार में सामाजिक है। तो उन्होंने कहा कि उत्पादन में भागीदारी पूर्वक ही व्यवहार में मूल्यों का निर्वाह और व्यवहार में सामाजिक होने के लिए उपयोगिता पूरकता प्रमाण है। दूसरी भाषा में ये है, उत्पादन में भागीदारी व्यवहार में सामाजिक होने का संतुलन तत्व और व्यवहार में सामाजिक व्यवसाय में स्वावलंबी होने का संतुलन तत्व है। तो इस तरीके से व्यवहार में सामाजिक स्वावलंबन के लिए और स्वावलंबन विधि से व्यवसाय में स्वावलंबन विधि से व्यवहार में सामाजिकता जो है वो एक दूसरे को संतुलित करता है। इस प्रकार सामाजिकता स्वावलंबन पूरक होने का स्वरूप प्रमाणित होता है। ऐसे संतुलन कार्य में प्रवृत्त निष्ठान्वित रहना ही कायिक, वाचिक, मानसिक कृतकारित अनुमोदन, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति में क्रियारत रहने का सार्थकता है। यही अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था का आधार सूत्र है और बीज रूप है। और फिर वो कह रहे हैं कि ये जो बीज रूप है वो परिवार में रहता है।
व्यवस्था क्रम में उत्पादन का सार्थकता अर्थात प्रयोजन प्रमाणित होता है। इस विधि से व्यवहार में सामाजिक, व्यवसाय में स्वावलंबन और इनके परस्पर पूरकता, अग्रिम उन्नति और विकास के लिए सीढ़ी दर सीढ़ी प्रमाणित होना मानव के लिए एक आवश्यकता, समीचीनता और सहजता है। सूत्र का तात्पर्य है जागृति सहज नियम नियंत्रण विधि से आधिकारिक रूप में दिखने वाला न्याय और नियम का संयोजन और इसकी निरंतरता है। बीज रूप का जो तात्पर्य है समाधानकारी जो सूत्र सम्मत कार्य प्रणाली और व्यवहार प्रणाली से है। यही सार्वभौम व्यवस्था अखंड समाज को गति प्रदायी तत्व होना देखा गया। इस प्रकार अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी हर मानव का मौलिक अधिकार होना पाया जाता है। मौलिक अधिकार का तात्पर्य जागृत मानव स्वयं स्फूर्त विधि से अपने कार्य व्यवहार प्रणालियों को व्यवस्था सम्मत, समाधान सम्मत और प्रामाणिकता पूर्ण पद्धतियों से प्रस्तुत होने से है। तो मुझे लगता है यहाँ हम लोग रुक सकते हैं। 10:02 हो गया है। कल बाकी ये 3-4 पेज को इसको करके फिर अगले अध्याय का पठन शुरू करेंगे। 247 ठीक है। ठीक रहा आज का। अच्छे से संदीप भाई ने बहुत अच्छे से पढ़ा, धीरे धीरे, तो काफी चीजें पढ़ते समय ही स्पष्ट हो गई थी और कुछ चीजें जो है रिपीटिशन से जो है दोहराने से स्पष्ट हो जाती। फिर भी यदि कोई प्रश्न होगा तो कल हम लोग पहले प्रश्न ले लेंगे और इसके बाद आगे का पठन का कार्य करेंगे, है ना। और कोई बात बोलना हो किसी को तो बोलिए। भैया अभी के समय में जो शहरों में हम रह रहे हैं इसमें उत्पादन कार्य जो है संभव नहीं हो पा रहा है जिस तरह से। कैसे मतलब? देखिए उसका जो क्रम क्या है, तो सबसे पहले तो क्रम है जिसको अपन कह रहे हैं कि स्वायत्त मानव बनना। स्वायत्त मानव का मतलब है कि हमको स्वयं में विश्वास हो और स्वयं के प्रति विश्वास हो। स्वायत्त मानव का मतलब है जो हम श्रेष्ठता को पहचान पाए कि मानव जाति के लिए या हमारे परिवारों के लिए या समाज के लिए और हमारे स्वयं के लिए श्रेष्ठता क्या चीज है ना, उसको हम पहचान पाए। फिर यदि हम स्वयं में विश्वास होता है तो स्वयं में विश्वास का एक आधार उन्होंने बोला कि जीवन ज्ञान, अस्तित्व दर्शन ज्ञान, मानवीयता पूर्ण आचरण ज्ञान हमको स्पष्ट हो जाता है, समझ में आ जाता है। तो इससे भी स्वयं में विश्वास होता है। और श्रेष्ठता का पहचान होता है, तो श्रेष्ठता के पहचान पूर्वक जो लोग ऐसे कार्यों में लगे हुए हैं उनके प्रति सम्मान का भाव बनता है। और फिर आता है प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन। तो पहले व्यक्तित्व में संतुलन की बात आती है, तो उसके आधार पे हमारा आहार विहार जो है वो संतुलित होने लगता है ना। और इसके बाद हमारा जो व्यवहार होता है जिन संबंधों में, जिस परिवार में हम जी रहे होते हैं, तो वो परिवार में संतुलन स्थापित होता है। और इसके साथ जो प्रतिभा है, मतलब जो हमने समझा है उसको हम समझा पाते हैं। तो ये जो तीसरा चरण है। फिर चौथा चरण आता है जब हम लोग उत्पादन की बात करते हैं। उत्पादन की बात तभी होती है जब हम कम से कम परिवार में न्याय को प्रमाणित कर लेते हैं। यदि परिवार में और परिवारों की परस्परता में न्याय प्रमाणित हो जाता है तो उत्पादन सहज हो जाता है। नहीं तो एक एक आदमी अगर उत्पादन के लिए प्रयास करेगा वो सफल नहीं हो पाएगा, उससे और समस्या बनेगी। तो इसलिए पहला जो काम है वो न्याय पे काम करना है और जो दूसरा काम है जिसको व्यवस्था में काम करना है। क्योंकि जो उत्पादन व्यवस्था जिसको अपन कह रहे हैं कि अर्थ उत्पादन करना और विनिमय करना, और वो भी लाभ हानि मुक्त विनिमय करना, और इसके साथ जो उत्पादित वस्तु है उसका कोष भी बनाना ताकि विनिमय में गति बन सके। इसके लिए जरूरी है कि कम से कम, जैसा बाबा जी ने कहा, कि कम से कम 100-150 परिवार जो है उनमें पहले ये विश्वास बनना चाहिए।
यदि 100-150 परिवारों में विश्वास बनता है तब उत्पादन विधि से जीना आसान है और विनिमय भी आसान हो जाएगा। अभी हम लोग जब अध्ययन कर रहे हैं तो अध्ययन करते समय हमारे अंदर पहला तो इस बात का विश्वास होना चाहिए कि हम श्रम से समृद्धि को पा सकते हैं। इस बात का हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए। और दूसरी बात है कि यदि किसी परिवार में अवसर है तो वो परिवार को सामूहिक रूप से उत्पादन के कार्य में लगना चाहिए। तो इसमें व्यक्तिवादी विधि से यदि हम उत्पादन करेंगे तो सफल नहीं हो पाएंगे। तो परिवार मूलक विधि से परिवार के सभी सदस्य यदि उत्पादन में भागीदारी करते हैं तो श्रम से समृद्धि को प्रमाणित किया जा सकता है। ऐसा है। ठीक है भैया, ये समझ में आ रहा है, स्पष्ट हो रहा है। जी ठीक है, पहले फिर समझदार होना होगा, फिर उत्पादन में प्रवृत्त होना होगा, परिवार को साथ लेकर के। हाँ, तो हमारा यदि पहले व्यवहार ठीक होगा तो हमारे परिवार में एकत्व आएगा। एकत्व आएगा तो हम उत्पादन, कोई भी उत्पादन कार्य करेंगे उसमें सफल हो जाएंगे। यदि मान लो परिवार में एक आदमी उत्पादन में लगता है, बाकी लोग उत्पादन में नहीं लगते, तो फिर नहीं होगा, उसमें सफलता नहीं आएगी, उसमें समृद्धि का भाव भी नहीं आएगा। फिर एक व्यक्ति को ये लगेगा कि उसका शोषण हो रहा है, तो परिवार के जो बाकी व्यक्ति हैं उनमें समृद्धि का भाव नहीं आएगा। उनको लगेगा कि एक व्यक्ति उत्पादन करता है, हम लोग उस पे खाते हैं। तो जब तक परिवार के सभी लोग भागीदारी नहीं कर, और सभी लोग कैसे भागीदारी करेंगे, जब संबंध में न्याय स्थापित हो जाएगा, या संबंध जो है संबंध मूल मूल्यांकन विधि से जीना सुनिश्चित हो जाएगा। यदि वो होता है तो आगे सब हो जाता है। तो इसीलिए बाबा जी ने ये भी कहा है कि पहले अखंड समाज होगा, फिर बाद में सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी होगी। अखंड समाज का जो सूत्र है वो न्याय सूत्र है। तो न्याय सूत्र जो है वो अखंड समाज तक सूत्रित होता है। और जो व्यवस्था सूत्र है जिसको हम लोग उत्पादन विनिमय आदि बोल रहे हैं, तो व्यवस्था सूत्र जो है परिवारों की परस्परता पूर्वक जो है सुनिश्चित होता है मानव परंपरा में। जी भैया, पहले सैद्धांतिक रूप से हमको समझ में आना चाहिए कि ये होने वाला काम है, और यदि किसी को डाउट होता है तो वो करके देख सकता है क्या ऐसा हो सकता है क्या। अभी भी जिसको हम लोग प्रतीक मुद्दा है जीडीपी कह रहे हैं, जीडीपी के रूप में जिस भी देश के पास संपदा है वो क्या है, श्रम मूल्य तो यही है। जो लोग, थोड़े से लोग श्रम करते हैं उसके आधार पे जीडीपी बनता है। तो अभी भी जिसको हम लोग समृद्धि कह रहे हैं उसका मूल आधार तो उत्पादित वस्तु ही है जो श्रम पूर्वक उत्पादित होती है। यदि इस उत्पादन में ज्यादा लोगों की भागीदारी होगी तो जीडीपी और बढ़ेगा, यानी समृद्धि और बढ़ेगी। मानव जाति में समृद्धि होगी तो परिवार में समृद्धि होगी, परिवार में समृद्धि होगी तो मानव जाति में समृद्धि होगी। तो इस तरीके से ये परस्पर पूरक है। ये हमको सैद्धांतिक रूप से समझ में आना चाहिए पहले। यदि 10-20 परिवारों को सैद्धांतिक रूप से समझ में आता है तो 10-20 परिवार मिलकर बहुत सारा उत्पादन का कार्य कर सकते हैं और समृद्धि को प्रमाणित कर सकते हैं। ठीक है, हरिहर। हरिहर भैया, सभी को नमस्कार। नमस्ते भैया, हरिहर। थैंक यू भैया। कल मिलते हैं।